हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि 2019 में भारत के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। राइट। क्योंकि वर्ल्ड, आप देखिए, इंटरनेशनल ऑर्डर में एक जो वर्ल्ड लीडरशिप रोल है वो मिसिंग है। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। जो पीडीएफ है इस लेक्चर का वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए PDF हिंदी में भी अवेलेबल है। अब एग्ज़ाम के हिसाब से रेलेवेंस देखिए, क्योंकि ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा लंबा है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके। अब मेंस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें दूसरे देशों के साथ हमारा क्या सीन हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये डिस्कस करेंगे। और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है इश्यूज़ की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से। और जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेवल पे अगर हम देखें तो बेसिक नॉलेज होना इंडिया की सिक्योरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्सटर्नली और इंटरनली कि बाहर से क्या खतरे हैं, देश के अंदर की क्या प्रॉब्लम्स हैं। और सब्जेक्टिव लेवल पे द डिफ़िकल्ट एक्सटर्नल इंटरनल सिचुएशन दैट इंडिया माइट फेस, कि किस तरह की सिचुएशंस हम फेस कर सकते हैं 2019 में, हमको ऑलरेडी तैयार रहना चाहिए। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इशू क्या है। अब इस साल आपको पता है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं भारत में। लेकिन इलेक्शंस के साथ साथ एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशन जो है उसके बारे में जानकारी होना इम्पॉर्टेंट है, कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे लिए एक चैलेंज की तरह हैं, जिनको हमने फेस करना है 2019 में। पहले भी हम फेस करते आए हैं, लेकिन एक नए तरह के इश्यूज़ जो हैं वो हमारे सामने हमको दिख रहे हैं 2019 में। और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि 2019 हमें बहुत ही डल सा लग रहा है। डल सा क्यों लग रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर में पहले हम बात करते थे कि जो वर्ल्ड है, जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, क्या वो यूनिपोलर है, क्या वो बाईपोलर है, या क्या वो मल्टीपोलर है। राइट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो लीडरशिप का एक वैक्यूम है, वो स्पेस एक खाली पड़ गई है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई देश जो है वो एक दूसरे से काउंटर रिएक्शंस आ रहे हैं, रिटॉरिक्स चल रहे हैं। कोई वहाँ से कुछ बोल रहा है, कोई दूसरी कंट्री से कुछ बोल रहा है। ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं किन देशों की बात कर रही हूँ। कि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ US की, कि US में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उनको, वो कुछ भी बोलते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा काउंटर रिएक्शंस देखने को मिलते हैं रशिया से, चाइना से। वो US को क्रिटिसाइज करते हैं। फिर जो US के वाइस प्रेसिडेंट हैं माइक पेंस, उन्होंने 2018 में, अगर आपने देखा हो, चाइना पे बहुत ज़्यादा अटैक किया। अटैक एज इन बातों का अटैक, जिनको हम रिटॉरिक्स बोलते हैं। और चाइना को हमेशा उन्होंने क्या बोला कि आपकी बहुत ही ज़्यादा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। जिस तरह से आप अपने देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं उससे पूरे ग्लोबल ऑर्डर को, बहुत ग्लोबल बिजनेस को बहुत फ़र्क पड़ता है। आप सिर्फ, मतलब चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कुछ भी करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है। तो यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं एक नया जो कोल्ड वॉर का ईरा है वो आता हुआ दिखता है। जैसे पहले जो कोल्ड वॉर थी, अगर आपको पता हो, कोल्ड वॉर वो समय होता है जब कोई डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं होता, लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रंट पे एक दूसरे को बहुत ही परेशान किया जाता है देशों द्वारा। जैसे US और USSR जो पहले था, अब टूट के वो रशिया अलग हो चुका है, USSR का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। तो उस टाइम एक कोल्ड वॉर इनके बीच में देखा गया था। तो अब ये जो US का और एक तरफ चाइना और रशिया का ये रिटॉरिक्स चलते रहते हैं, तो एक नया ईरा शुरू हो रहा है धीरे धीरे कोल्ड वॉर का। ओके। साउथ चाइना सी को लेके भी US हमेशा वार्न करता रहता है चाइना को कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रिस्पेक्ट किया जाए, जो बाकी देश हैं उनके कंसर्न्स को भी देखा जाए। लेकिन चाइना हमेशा अपना इन्फ्लुएंस और मोनोपोली और हेजीमोनी इस एरिया में बनाने के लिए कुछ ना कुछ जो उल्टी सीधी हरकतें हैं वो करता रहता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे रशिया की और चाइना की।
अब देखिए रशिया में क्या है। रशिया एशिया में अपना इन्फ्लुएंस एक जाइंट बनने की पूरी पूरी तैयारी कर रहा है। एशिया और यूरेशिया दोनों को ही टारगेट कर रहा है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। अब रशिया ने जो अपनी पार्टनरशिप है वो चाइना के साथ बहुत इंक्रीज़ की है, डीप की है, और जापान के साथ और साउथ कोरिया के साथ भी रशिया अपने रिलेशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। अभी जो टेंशन्स हमने सी ऑफ एज़ोव, अब आप मैप में देखिए, यहाँ पे मैं नहीं बता रही कि सी ऑफ एज़ोव कहाँ है। सी ऑफ एज़ोव में रशिया ने यूक्रेन की शिप्स को सीज़ कर दिया। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है रशिया के बीच में और वेस्ट के बीच में, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि रशिया ने फालतू में ही हमारी शिप्स को सीज़ किया। क्योंकि सी ऑफ एज़ोव जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में पैक्ट हुआ था कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं इसकी टेरिटरी को यूज़ कर सकती हैं, लेकिन रशिया ने कहा हमने शिप्स को इसलिए सीज़ किया क्योंकि वो हमारी टेरिटरी में आ रही थी, लेकिन यूक्रेन बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक मेन टेंशन रशिया और वेस्ट के बीच में हमको देखने को मिल रही है। अब आते हैं चाइना के साथ। अब चाइना जो है ऑब्वियसली इंडिया को compete करता रहता है और एशिया में अपना डोमिनेशन शो करने के लिए कुछ भी करता है और काफ़ी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स भी बना रहा है। जैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चाइना ने रशिया के साथ इम्प्रूव किए हैं अपने रिलेशंस, और जापान जिसके साथ चाइना की कभी बनती नहीं थी, लेकिन अब जापान के साथ भी जो अपने जो भी बीच में प्रॉब्लम्स थी, चाइना उसको दूर करके जापान के साथ अपने रिलेशंस इम्प्रूव कर रहा है। और चाइना का सबसे ज़्यादा आप एशिया में देखिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक वेपन बन के सामने आया है चाइना की तरफ से, और वियतनाम और जापान भी इस कॉन्सेप्ट को एंडोर्स कह रहे हैं चाइना बहुत बढ़िया कर रहा है। और इन सब चीज़ों में जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ये वियतनाम, जापान जब ये सब एंडोर्स कर रहे हैं, तो इंडिया कहीं ना कहीं एशिया में आइसोलेट होता जा रहा है। इन सब का रिजल्ट ऐसा हो रहा है कि इंडिया अलग थलग पड़ रहा है एशिया में। इस चीज़ का हमको 2019 में ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। इस पूरे लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली प्रोग्रेस भी इंडिया ने बहुत की है, लेकिन हम प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए इनको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिक फ्रंट की अगर बात करें कि 2018 में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो यूएस और चाइना के, मैंने आपको बताया कि इनका रेटोरिक्स चलते रहते हैं और एक ट्रेड वॉर जो चलती रहती है वो हम सबने देखी है। और उसके बाद एक बहुत ही अनसेटल्ड कंडीशन हो गई है और चाइना की इकॉनमी वीक हो रही है। चाइना की इकॉनमी वीक क्यों हो रही है? क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, हर कंट्री को लोन दे रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ को तो कहीं पे चाइना ने वर्ल्ड बैंक से भी कम इंटरेस्ट पे लोन दिया कि भाई आप हमसे लोन लो, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत पैसे हैं। पोर्ट्स में हैम्बन टोटा पोर्ट से इसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन चाइना ने वहाँ पे भी बहुत इन्वेस्ट किया। चाइना शायद फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, पॉलिटिकली अपना जियो पॉलिटिकल डोमिनेशन दिखाने के लिए वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता जा रहा है वहाँ पे भी, जहाँ से उसको कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। इस वजह से फ़िलहाल चाइना की जो इकॉनमी है वो वीक हो रही है। तो आज हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, अगर किसी एक भी देश को कोई फ़र्क पड़ता है तो उसका पूरा असर जो बाकी कंट्रीज़ की इकॉनमी पे भी देखने को मिलता है। अब इसके बाद में देखिए पॉलिटिक्स बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल जियो पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स और जो बिज़नेस होते हैं, हमारी इकॉनमी होती है, उसको लेके वार जो है वो किया जाता है। उसके बाद हमने ब्रेग्जिट का इशू देखा है। इस बार यूएस की इकॉनमी भी बहुत स्लो हो गई है, उसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो हो गई है। जब ग्लोबली हर देश, चाइना की इकॉनमी वीक हो रही है, यूरोप की इकॉनमी पे फ़र्क पड़ रहा है, यूएस जो है उसकी इकॉनमी जो है वो भी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है, तो इंडिया ये जो ट्रेंड्स है इससे बच नहीं सकता। इन सब का असर इंडिया की इकॉनमी पे भी पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, बिजनेस हमारा जो है एक ग्लोबली चल रहा है, इकॉनमी पे फ़र्क जो है वो पड़ सकता है, हम आइसोलेटेड नहीं रह सकते। ये था थोड़ा सा वर्ल्ड सिनेरियो। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की टाइज रशिया और जापान के साथ कैसी हैं।
अगर हम फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स की बात करें तो रशिया एंड जापान के साथ एक तरीके का रीसेट हमको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि रशिया के साथ काफ़ी समय से बात हो रही है कि हम कहीं ना कहीं यूएस की तरफ बेंड हुए जा रहे हैं, क्योंकि रशिया ऑल टाइम फ्रेंड रहा है हमारा। लेकिन इस बार जो पिछले 4 सालों में हमने यूएस की तरफ अपने रिलेशंस इंप्रूव किए और कहीं ना कहीं रशिया उससे खफा तो है ही। तो एक तरह का रीसेट हमको करना पड़ेगा रशिया और जापान के साथ हमारे रिलेशनशिप को लेके, और किया भी है इनफैक्ट। और दूसरा, रशिया और चाइना के जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप हैं और जो रीसेंट वार्मथ हमने देखी है चाइना और जापान के रिलेशन में, ये इंडिया को भारी पड़ सकता है। क्योंकि रशिया होता है ना, जब हमारा बेस्ट फ्रेंड किसी और से बात करता है तो हमको बहुत दुख होता है। तो सेम चीज़ है कि रशिया हमें हमेशा ही हमारा बेस्ट फ्रेंड टाइप्स रहा है। तो अब वो चाइना जिसके साथ हमारी बहुत, आप जानते ही हैं कि कितनी बनती है, और वो इंडिया को हमेशा, इंडिया और चाइना का साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया वाले रीजन में हेजेमनी को लेकर, डोमिनेशन को लेकर एक कॉम्पिटेंस जो है वो चलता रहता है। तो रशिया ज़्यादा क्लोज हुए जा रहा है चाइना के, जापान का भी सेम सीन है, चाइना से उनके पार्टनरशिप्स बढ़ रहे हैं। तो ये असर हमको इंडिया पे देखने को मिल सकता है। हाँ, उसके बाद देखिए जो हमारे रिलेशंस हैं इन दोनों कंट्रीज़ के साथ, इनफैक्ट चाइना, रशिया और जापान के साथ, इनको हमको इम्प्रूव करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। यानी इंडिया को अपना जो डिप्लोमेटिक कैपिटल यानी अब जो भी हमको करना है, हमको डिप्लोमेसी से करना है। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको डिप्लोमेसी से रिलेशंस जो हैं अब अच्छे करने हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। उसके बाद अगर हम चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप की बात करें कि उनके साथ हमारे रिलेशनशिप हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन कहीं ना कहीं टॉप प्रायोरिटी पे रहता है, क्योंकि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं लेकिन अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते। तो चाइना हमारा नेबर है, इसलिए हम तो ऑब्वियसली चाहते हैं कि चाइना के साथ हमारा रिलेशन सही रहे, क्योंकि हम इनके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करते हैं और डिस्प्यूट्स भी हमारे बॉर्डर को लेकर अभी काफ़ी सारे हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए बॉर्डर पे बहुत पीस रहता है इंडिया चाइना के, कभी कोई ख़ास तकरार हमने वहाँ पे देखी नहीं है, पीसफुल रहता है बॉर्डर। अब देखिए जो वुहान स्पिरिट है, लेकिन ऑफ लेटली अगर आपने देखा हो, एक यहाँ पे टर्म यूज़ होती है वुहान स्पिरिट। तो अगर आपने देखा हो, लोग कह रहे हैं कि वुहान स्पिरिट जो थी वैसा इंडिया चाइना के बीच में कुछ नहीं है। वुहान स्पिरिट क्या है? बेसिकली ये एक इनफॉर्मल समिट हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं जी के बीच में अप्रैल 2018 में, और वहाँ पे दोनों ही देशों ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की थी कि हम साथ मिलके ये करेंगे, ऐसा करेंगे, जैसे कि हम लार्ज इकॉनमीज़ हैं, हमको मिलके काम करना चाहिए, चाइना और इंडिया जो है लॉन्ग टर्म रिलेशंस इंप्रूव करने चाहिए, हम अपने जो इश्यूज़ हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि आप लोग मिलके बात कीजिए और दोनों कंट्रीज़ के लिए जो सही है उस डिसीजंस पे आइए, हम सेटल करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूट्स। बाईलेटरल ट्रेड को भी दोनों देशों ने बढ़ाने की बातें की। तो इसको वुहान स्पिरिट बोलते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि हिंदी चीनी भाई भाई टाइप्स कि बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम सही में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप मसूद अजहर को लेके ही देख लीजिए, चाइना हमेशा उसको ग्लोबल टेररिस्ट, जब भी इंडिया उसको प्रपोज करता है ग्लोबल टेररिस्ट कहने के लिए, तो चाइना हमेशा वीटो लगाता है, बोलता है नहीं हम नहीं होने देंगे। तो आप देख सकते हैं चाइना ने वुहान स्पिरिट में जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया, रियलिटी में ऐसा कुछ हमारा चाइना के साथ नहीं है। एक अनसेट तकरार जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में चल रही है। करते हैं कि चाइना जो है जो रोड्स बना रहा है इंडियन ओशन रीजन में। इंडियन ओशन जो रीजन है ये ट्रेड को लेके बहुत बेनिफिशियल है जिस भी कंट्री का। वैसे तो फ्री नेविगेशन हर कंट्री का यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन चाइना यहाँ पे भी अपना डोमिनेशन जो है वो शो कर रहा है। जैसे कि चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बनाया, वैसे ही अब चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात जो है वो की जा रही है। वो अंडर वाटर एक ऐसी रोड बनाएगा जो थाईलैंड से आके कनेक्ट होगी। उसके बाद बहुत सारे पोर्ट्स हैं म्यांमार में, और जो ये कैनाल बनाने की बात की जा रही है इसका नाम होगा करा कैनाल। ये कनेक्ट करेगी अंडमान सी को थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ। ओके राइट। तो चाइना जो है अपना डोमिनेशन इंडियन ओशन में भी पूरी तरीके से दिखा रहा है, और चाइना का ऑलरेडी कंट्रोल आप देख सकते हैं। ग्वादार पोर्ट जो पाकिस्तान में है वहाँ पे है, श्रीलंका में हैम्बनटोटा पोर्ट में हो गया। तो
इंडिया का जो कैपेसिटी है कि ये जो चाइना के ये वाले मूव्स हैं इनको 2019 में हमने कैसे टैकल करना है। ये जो रोड्स इंडियन ओशन में ये बनाया जा रहा है, कैनाल्स बनाया जा रहा है, पोर्ट्स पे कब्जा किया जा रहा है, इसको हमने कैसे टैकल करना है, ये 2019 में हमको सोचना होगा। उसके बाद ऑल वेदर फ्रेंडशिप, और आपको बताऊँ ये ऑल वेदर फ्रेंडशिप में किसकी बात कर रही हूँ, चाइना और पाकिस्तान की। क्योंकि अब चाइना को पता है कि इंडिया की पाकिस्तान से तो खास बनती नहीं है, तो चाइना होता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त टाइप्स, वैसा चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फेवर करता है हमेशा। अगर इंडिया पाकिस्तान की बात आए तो हमेशा पाकिस्तान को फेवर करता है चाइना। और जो भी डायलॉग्स पाकिस्तान ने शुरू किए अफ़गानिस्तान को लेकर, तो इंडिया को उन डायलॉग से बाहर रखा गया है। रशिया को एक पार्टी बनाया गया है, चाइना को पार्टी बनाया गया है। तो चाइना पाकिस्तान की जो फ्रेंडशिप है उसके लिए भी हमको ये भी एक स्टॉर्म की तरह हमारे लिए 2019 में काम कर सकती है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो ऑलरेडी पता है, जिसका इंडिया काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि वो पीओके से गुजर रहा है और इंडिया का कोई सहमति इसमें नहीं लिया गया है। तो इस वजह से चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस भी हमारे लिए कोई खास अच्छे नहीं हैं और एक स्टॉर्म की तरह, एक तूफ़ान की तरह काम कर सकते हैं। अब इंडो पाकिस्तान रिलेशंस, द अफ़गान चैलेंज। तो अफ़गान के चैलेंज में ये है कि पाकिस्तान ने जो तालिबान के साथ बातचीत शुरू की है, अफ़गान मामले को ठीक करने की बात की है, तो उसमें इंडिया को अलग रखा गया है, इंडिया को एक पार्टनर नहीं बनाया गया। इंडिया ने हमेशा ही अफ़गानिस्तान में बहुत ही इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लेकिन यहाँ पे इंडिया आइसोलेटेड फील कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बातचीत चल रही है। यूएस, चाइना और रशिया को इन्वॉल्व किया गया है। ओके, अब देखिए एक मिक्स्ड चैलेंजेस हैं। साउथ एशिया का जो रीजन है वहाँ पे भी हमको मिक्स्ड चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि जैसे जैसे 2018 एंड हुआ है, हमारे लिए यहाँ पे कौन कौन इम्पॉर्टेंट है, मालदीव्स के साथ हमारे इम्प्रूव हुए हैं रिलेशंस। हमने भूटान के साथ भी एक जो हमारा इन्फ्लुएंस था उसको रीस्टैब्लिश किया है। बांग्लादेश की तरफ से भी हमारे लिए अच्छी खबर है क्योंकि शेख हसीना जो हैं वो फिर से पावर में आई हैं, और शेख हसीना जब भी प्राइम मिनिस्टर होती हैं भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस इम्प्रूव ही होते हैं। और नेपाल के साथ भी ठीक चल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं क्योंकि चाइना जो है वो हमेशा नेपाल को अपने क्लोज लाने की कोशिश करता रहता है और इन कंट्रीज़ पे भी सेम चीज़ करता है। तो यहाँ पे ये रिलेशंस हमारे मेंटेन रहे, चाइना के कंपैरेटिवली ये देश हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ की हुकूमत में कौन है। तो ये चीज़ मेंटेन रहे 2019 में, हमको इसका पूरा ध्यान जो है वो रखना होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की, कि हमारे 2018 में इंटरनल सिक्योरिटी का क्या हाल रहा। क्योंकि अगर हम बाहर की, अभी तक हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, अब हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स के। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक से हम दुखी रहते हैं, और अभी सबसे लेटेस्ट पुलवामा अटैक आपने देखा, जैश ए मोहम्मद ने करवाया, और जो ब्लेम है हमने पाकिस्तान पे डाला है क्योंकि ये पाकिस्तान इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है, राइट। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज नेक्स्ट जो 2019 है उसमें रहेगा कि इसके साथ हमको कैसे डील करना है। और अब पुलवामा अटैक के बाद इंडिया का किस तरह का रिप्लाई रहेगा। जैसे वाटर ट्रीटी को लेकर रिप्लाई देखने को मिल रहा है हमको, MFN स्टेटस हमने पाकिस्तान से वापस ले लिया है 200%, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को हमने 2019 में कैसे टैकल करना है। और इसके बाद लेफ़्ट एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस जो नक्सलिज्म है, वो बहुत ज़्यादा अटैक्स 2018 में हमने नहीं देखे हैं। कहीं ना कहीं नक्सलवादी जो हरकतें हैं वो लिमिटेड रही हैं छत्तीसगढ़ कुछ एरियाज़ को लेके, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट कहीं ना कहीं छोटी हरकतें हमें देखने को मिलती ही रही हैं। तो 2019 में हमने इसको भी देखना है कि इसको कैसे डील करना है। कश्मीर का सिचुएशन तो आपको पता ही है पुलवामा अटैक के बाद, कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। अभी तो काफ़ी समय से कर्फ्यू भी लगा है जम्मू में भी और कश्मीर में भी, और उसके बाद अटैक के बाद कश्मीरी सिटीजन्स पे भी असॉल्ट की बात हो रही है क्योंकि वो एंटी इंडिया स्लोगन्स उठा रहे हैं, और उसके बाद जो बाकी सिटीजन्स हैं वो गुस्से में आके उन पे अटैक कर रहे हैं। तो काफ़ी सिचुएशन कश्मीर को लेके बिगड़ चुकी है।
और रिसर्जेंस ऑफ एथनिक सब नेशनलिज्म इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में भी जो एक सब नेशनलिज्म का हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है कि उनको अपना डेमोग्राफी चेंज नहीं करना, या सिटीजनशिप बिल को लेके, अमेंडमेंट बिल को देख के हमने प्रोटेस्ट वहाँ पे देखे। तो ये भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के रीजंस है। और उसके बाद फार्मर्स एंड दलित अनरेस्ट, तो कंट्री में इस साल हमने बहुत ज़्यादा देखा कि फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो हैं वो किए हैं। ये हमारे कुछ इंटरनल इश्यूज़ हैं जिनको हमको ध्यान देना है। कंक्लूजन में हम क्या बात करेंगे कि डेफिनेटली एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशन जितनी हमने डिस्कस की 2018 से 2019 के बीच में अब कैसा रहा है, तो इसमें पीस होगा, शांति मिलेगी। ये बहुत शांति अचीव करना बहुत ही एल्यूसिव यानी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे यानी बातचीत के तौर पे इंडिया को बहुत ही डेक्स्ट्रस रहना पड़ेगा, यानी स्किलफुल रहना पड़ेगा। हम बातों से ही अब जीत सकते हैं, डिप्लोमेसी से ही अपने रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हैं और भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। और इंटरनल सिचुएशन, एक्सटर्नल सिचुएशन तो है ही है, इंटरनल सिचुएशन पे भी ध्यान देने की हमको बहुत ज़रूरी है। इंटरनल सिचुएशन में मेन 3 ही प्रॉब्लम आती हैं, कश्मीर इशू लेके आती है, आपका नक्सलिज्म आता है और नॉर्थ ईस्ट आता है। तो वहाँ पे भी उसको एक नई समझ से समझने की, नई कोशिश से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे किस तरह के पॉलिसीज़ या मेजर्स हमको चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, PDF आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।